नमस्कार, मैं हूं नगमा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब में हो रही वोटिंग की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जो तीसरा चरण है उसमें 59 सीटों पर आज वोटिंग हुई है और शाम 5 बजे तक मतदान का आंकड़ा 57.3% है। 60 से भी कम मतदान हुआ है। साल 2017 के चुनाव में शाम 5 बजे तक 62.1% मतदान हुआ, यानी कि मतदान की फीसदी में 4.8 की कमी है। तो इसके क्या मतलब है? ये उत्तर प्रदेश के तीसरे फेज में जो चुनाव में आज जो चुनाव हो रहे हैं, जो वोटिंग हो रही है, उसकी बात है। और उत्तर प्रदेश यहाँ पे हाथरस में हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद हैं और करहल से रवीश रंजन शुक्ला भी मौजूद हैं। अभी इस समय हम सीधे सौरभ के पास चल सकते हैं। सौरभ, जो मतदान का प्रतिशत है ओवरऑल, तो मतदान प्रतिशत इस दफा कम हुआ है। क्या चर्चा है इसे लेकर उत्तर प्रदेश में? देखिए नगमा, हम इस वक्त कहा जाए यादव लैंड कहे जाने वाले मैनपुरी इटावा उस क्षेत्र में मौजूद हैं। जैसे कि आप मतदान के प्रतिशत की बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में आधिकारिक तौर पर अभी 5 बजे तक आंकड़ा अभी निर्वाचन आयोग जारी करेगा, लेकिन हम देखें 3 बजे तक के आंकड़े की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में इस बार काफ़ी कम मतदान होता दिख रहा है। हमने देखा पहले चरण में भी, चाहे वो मेरठ रहा हो, चाहे वो गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा आता है, वहाँ पर भी पोलिंग प्रतिशत कम था। दूसरे चरण में बरेली में, बदायूं में भी पोलिंग प्रतिशत कम था। तो तीसरे चरण में जैसे कानपुर जैसा शहर जहाँ पर सबसे ज़्यादा 10 सीटें हैं, वहाँ पर भी जो पोलिंग प्रतिशत है वो लगभग 45% के नीचे है 4 बजे तक। तो ऐसे में जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतदान को लेकर के लोग उत्साही नज़र नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि पोलिंग प्रतिशत कम है। पहले जो 2 चरण थे वहाँ अगर बात करें 2017 की तुलना में, तो पहले के 2 चरणों में ही लगभग जो वोटिंग परसेंटेज है वो 1.5% से कम है। और ऐसा लगता है कि तीसरे चरण में भी यही हम लोग को देखना पड़ेगा। अभी आखिरी आंकड़े आने, सौरभ, की लोगों में उत्साह कम लग रहा है और शहरी क्षेत्रों में तो अमूमन ये देखा गया है। पर अगर आप पिछले बार के मुकाबले देखें तो परसेंटेज कम है, पिछले बार के मुकाबले उत्साह कम है। एक रिपोर्टर के तौर पे आप इसे कैसे समझते हैं? यानी कि जो कहा जाता है कि जो सत्ता में है, प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, किसको मदद मिलती है जब प्रतिशत कम, उत्साह कम लोगों को दिख रहा है? देखिए नगमा, बहुत अच्छा सवाल है कि अगर जब वोटिंग प्रतिशत कम रहता है तो कहा लगता है कि ऐसे लोग बहुत उत्साहित नहीं हैं वो सरकार बनाने को लेकर के। हमने देखा जिस तरीके से अगर 2017 की बात करें, लोग काफ़ी उत्साह में थे और बीजेपी ने क्लीन स्वीप की, 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी लेकर के आई। लोगों के अंदर बीजेपी को वोट देने का उत्साह है। लेकिन देखेंगे, अगर देखिए एक रिपोर्टर के तौर पे घूम घाम के पता चलता है कि बीजेपी की लहर तो नज़र नहीं आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन की भी लहर नज़र नहीं आती है। यानी दोनों ही देखिए, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो, दोनों को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं। बीजेपी को लेकर के लोगों में नाराज़गी है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन वहाँ पर बीजेपी बेरोजगारी, रोजगार पे बात नहीं करती। बीजेपी ध्रुवीकरण की बात करती है, पाकिस्तान, जिन्ना, आतंकवादी, तमाम मुद्दों पर बात हो रही है, बुलडोजर पर बात हो रही है। अखिलेश यादव वहीं कोशिश कर रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर बात हो, 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, पुरानी पेंशन योजना पर बात कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के बयानों से भी लोगों में वो उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि जो कम वोटिंग रह रही है उसका फ़ायदा किसको नज़र आ रहा है। अमूमन देखा गया है कि सत्ताधारी दल जो होता है उसको नुकसान उठाना पड़ जाता है, क्योंकि बीजेपी के प्रति लोग इतना उत्साहित थे कि वोट देकर के बीजेपी को 300 पार पहुँचाया। तो इस बार वो होता दिख नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी को, अगर बात करें अगर तीसरे चरण में, बहुत नुकसान होता दिख रहा है। क्योंकि भले ही जो कहा जाए इस बार मैनपुरी, इटावा, एटा, जहां पर यादव परिवार में लड़ाई हो गई, शिवपाल यादव चले गए थे, बड़ा नुकसान हो गया था। यहाँ पर 29 सीटें, 29 में से 25 सीटें बीजेपी जीती थी। यादव लैंड की बात करें तो वो परिवार एक हो गया है, वहाँ फायदा होगा समाजवादी पार्टी को। लेकिन बुंदेलखंड, जहाँ पर 19 से 19 सीटें हार गई थी समाजवादी पार्टी, कानपुर शहर और कानपुर देहात मिला के 14 सीटें, वहाँ 11 सीटें बीजेपी जीती थी। तो वहाँ पर बीजेपी को कितना नुकसान हो रहा है या सपा को कितना फायदा हो रहा है, ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा देखने के लिए। हम जानते हैं कि इस चुनाव में, इस चरण में करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार बहुत एक दिलचस्प बात ये भी है नगमा, कि अगर आप देखें पुराना इतिहास समाजवादी पार्टी का उठा करके, तो इस बार अखिलेश यादव ने अपने परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया है। सिर्फ शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वो शिवपाल यादव ने चूंकि अपनी एक पार्टी बना ली थी, तो सहयोगी दल के नाम पर उनको टिकट दिया गया है, भले ही सिंबल सपा का है। तो सिर्फ शिवपाल यादव अकेले इकलौते शख्स हैं
जो अखिलेश यादव के परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं, जो परिवारवाद का ठप्पा है, जो नैरेटिव है, उससे बाहर निकलने की अखिलेश यादव ने कोशिश की है। इसके अलावा आप देखेंगे नगमा कि इस बार अगर चुनाव में देखें तीसरे चरण में सबसे कम यादवों को टिकट दिया है अखिलेश यादव ने, तो कहीं ना कहीं कोशिश अखिलेश यादव के साथ पूरी है और बीजेपी उसका जवाब ध्रुवीकरण से है। तो जमीन पर ऐसा लगता है जहां हम हैं सेंट्रल यूपी में, वहां ध्रुवीकरण का असर थोड़ा नजर आता है, लेकिन बेरोजगारी को लेकर भी अंडर करंट है, तो कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना, कुछ भी कह पाना काफी मुश्किल है इस बार। मतलब ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि जो मुकाबला इस दफा अखिलेश यादव और उनके गठबंधन और इधर बीजेपी के बीच है वो कड़ा मुकाबला है, कुछ कहना जो है वो इस समय मुश्किल है। शुक्रिया आपका सौरभ। और जैसा सौरभ बता रहे थे कि ये यादवों का इलाका भी इस चरण में जो चुनाव हुए हैं उसमें वो भी है जो यादवों का गढ़ है, लेकिन वो भी इलाका है जहां पे जैसे बुंदेलखंड जैसे इलाके वहां पे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। सपा को पहले वहां पर सीटें कम आई थी। किस तरह से इस फेज में क्या असर पड़ता है उत्तर प्रदेश के ओवरऑल चुनाव में, ये इसके लिए ये फेज भी क्रूशियल है, बहुत अहम है। और अब पंजाब की बात करें कि पंजाब में आज तमाम सीटों पर, पंजाब में एक ही फेज में वोटिंग होनी थी, तो सभी 117 सीटें जो हैं उस पर मतदान हो गया है और शाम 5 बजे तक पंजाब में 63.44% मतदान रहा। 2017 के चुनाव में शाम 5 बजे तक 70% मतदान हुआ था, यानी कि मतदान फीसदी यहां भी कम हुआ है। हालांकि 63% जो है वो बुरा नहीं है, पर 70 से 63 पहुंचे हैं, यानी कि 6.6% मतदान यहां पे कम हुआ है। और हमारे सहयोगी शरद शर्मा आपको दिखा रहे हैं पंजाब का हाल। अब मैं आ गया हूं पंजाब के सबसे बड़े शहर लुधियाना में। लुधियाना औद्योगिक शहर है, पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, आत्मनगर विधानसभा सीट है और अंतिम क्षणों की जो है ये वोटिंग चल रही है। कुछ ही देर में मतदान जो है वो पूरा होने वाला है, लेकिन इस समय ये लाइन लगी हुई है। ये इस बात का भरोसा देती है कि जो वोटिंग परसेंटेज सुबह से कम चली है, हो सकता है आगे चलकर ये ठीक ठाक होती हुई दिखाई दे। सत श्री अकाल जी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਨ ਮੁੱਦੋਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ठीक है, आपने संकेत काफी दे दिया। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੋਟ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ओवरऑल डेवलपमेंट सारियों की होनी चाहिए, बस मेन यही है। जैसे ये दस रहे महंगाई से परेशान है, आप बताइए क्या? सारियों की सेम सिमिलर प्रॉब्लम ही होती है। हाँ, ओवरऑल डेवलपमेंट सब दी होनी चाहिए। ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। मेरा नाम अमृता जी। ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, क्या सोच के वोट पाना आए हो ਤੁਸੀਂ? भाई यही सब कुछ सस्ता हो जाए और की वोट पानी सस्ता हो जाए। बेरोजगारी इस तरफ इशू नहीं है, बहुत से लोगों ने भी बेरोजगारी बताया बहुत है जी। हाँ, लेकिन आप महंगाई से ज्यादा त्रस्त दिख रहे हैं। सब दोनों पास ही है, बेरोजगारी भी और महंगाई भी है। हाँ, अगर बेरोजगारी होगी तो महंगाई और ज्यादा चुभेगी। खैर रोजगार होगा भी तो भी महंगाई अगर है तो चुभती तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अंतिम क्षणों की वोटिंग है और अभी समय लगेगा इसमें। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ ये नज़र आया है कि महंगाई जो है लोगों को बहुत परेशान कर रही है और महंगाई के आधार पर ही जो है यहाँ के लोग जो है वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आत्मनगर विधानसभा लुधियाना से अपने कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। तो आज उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई है, आज पंजाब में वोटिंग हुई है और इन मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त कुर्बान अली जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, महेश वर्मा बीजेपी के नेता और हिलाल अहमद जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपसे शुरुआत करना चाहती हूं मैं कुर्बान साहब, जो उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिन इलाकों में आज वोटिंग हुई है उनमें कुछ यादव के गढ़ भी हैं, बुंदेलखंड का हिस्सा भी आता है। तो बीजेपी पिछली दफा के चुनाव में देखें अगर आप, तो बीजेपी जिस स्तर पे उनको वोट मिले थे वहां से वो कमी हो सकती है। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं? जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो पहला फेज था उसमें कहा गया कि बीजेपी को काफी नुकसान हुआ, मिले भी थे उसको पिछली बार 53 सीट 58 में से, तो इस बार उसको जाहिर है कि वहां पे कुछ कमी होगी। ये जो फेज है इसमें आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लगता है और क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे वोटिंग को इस बार?
नगमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वेस्टर्न यूपी में 2 फेज हुए 113 सीटों के लिए, वहां पिछली मर्तबा के मुकाबले में इस बार बीजेपी काफी सीटें लूज करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो एक माहौल बनाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन के बाद बिल्कुल सफाया हो जाएगा वेस्टर्न यूपी में, वैसा मुझे नहीं दिखाई दिया। दूसरा, एक हम लोग जब ये विश्लेषण करते हैं तो एक थोड़ा सामान्यकरण कर देते हैं कि जैसे जाट, अब जाट उत्तर प्रदेश में कुल 12% जनसंख्या वाली जाति है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका दबदबा है, लेकिन उसके अलावा अन्य जातियां भी हैं। तो केवल जाट और मुसलमान से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भविष्य तय नहीं हो सकता। इसी तरह से जो आज जहां वोट डाले गए उसको यादव लैंड कहा जाता है, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो वो अन्य जातियों के मुकाबले में बहुत ही एक छोटी जाति है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उस जाति का दबदबा है और 67 के बाद जो ओबीसीज में सबसे ज्यादा मजबूती के साथ उभरी है राजनीतिक रूप से कोई जाति, वो यादव है। लेकिन कुर्मी भी हैं, लोधे भी हैं, पासी भी हैं। ये तमाम जातियां हैं जो ट्रेडिशनली बीजेपी को, जनसंघ को वोट करती आई हैं। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि बीजेपी काफी कमजोर हो रही है, लेकिन कितनी कमजोर हो रही है, क्या उसके खिलाफ वेव है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जी, उसको पिछली मर्तबा मुकाबला ऐसे सख्त है कि बहुत कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात जो आपने भी कही कि क्या एंटी इनकम्बेंसी वेव काम कर रहा है, ये नहीं देखने वाली बात होगी। जो वोटिंग परसेंटेज है ओवरऑल, वो कम हुआ है पिछली बार से। अगर आप ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज देखें तो अगर 57 पॉइंट समथिंग 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज है, जो पिछले इस बार के मुकाबले कम है, ये क्या दिखाता है? ये पंजाब में देखें या उत्तर प्रदेश में देखें, पंजाब में तो 70% था और अभी 62 के करीब है, यूपी में भी कम है। तो जब इसका मतलब कि जिस उत्साह से लोग पिछली बार वोट देने निकले थे वो उत्साह लापता है, उतना ज्यादा है नहीं किसी को हराने जीतने का। तो इसमें किसको फायदा होता दिखता है, सत्तारूढ़ पार्टी को, या क्या कोई वेव तो नजर नहीं आ रही? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा वेव नहीं है, और यही माना जाता है कि जब पोलिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है तो किसी भी दल के पक्ष में वो माहौल नहीं बनता है। बीजेपी पिछली बार के मुकाबले में, यानी पिछली बार 2017 में 41% वोट पाया था, 2019 में वो बढ़कर के 50% के करीब हो गया था। अब लोगों का मानना है कि काफी कम होगा। फिर भी अगर ऑल टाइम लो अभी तक छत्तीसगढ़ में 8.5% हुआ है, तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हारने के लिए 14-15% वोट गंवाना पड़ेगा, तब वो उसकी हार हो सकती है। और वैसे ही जो गठबंधन है उसके मुकाबले में, जिसको एक तरह से बाइपोलर मुकाबला माना जा रहा है, हालांकि मैं नहीं मानता कि बीएसपी का जो 15 से 20% वोट है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। कम से कम 15% उसको जरूर मिलता है हर हाल में। तो और कांग्रेस का भी 10% के आसपास मत प्रतिशत रहता है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मुकाबला बाइपोलर नहीं है। दूसरा, वोट का प्रतिशत जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो कोई लहर फिलहाल दिखाई नहीं देती। आपको क्या लगता है? जैसे कुर्बान अली कह रहे हैं कि मानना नहीं चाहिए कि बाइपोलर है मुकाबला, पर अगर हम मोटे तौर पे देखें तो जो एक नैरेटिव है, जो चर्चा है, वो ये कि मुकाबला बाइपोलर है और कड़ी टक्कर है बीजेपी और अखिलेश के गठबंधन के बीच में। तो कांग्रेस कहाँ यहाँ पे? आपको जो आज वोटिंग जब अब तक जो फेजेस हुए हैं उसमें आप लोगों को क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं? नगमा, देखिए, जो ये इलेक्शन है इसमें जिस तरह से खामोशी है और जितनी खामोशी से वोटर निकल करके आ रहा है, वोट दे रहा है, तो कुर्बान भाई की हम इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि आप लहर नहीं दिख रही है कहीं, ना किसी को बैठालने की लहर दिख रही है, ना किसी को हटाने की लहर दिख रही है। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोग मुद्दों पे आके वोट दे रहे हैं, स्लोगन्स पे वोट नहीं दे रहे हैं। आपको तो अगर मुद्दों पे आके वोट दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये बिल्कुल इस दफा तो मंडल हावी है यहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ये तो मंडल वर्सेस कमंडल की बात बहुत दिनों से हो रही है। जिस तरह से अखिलेश ने अपना गठबंधन किया वो तो कास्ट पॉलिटिक्स पे है। तो कौन से मुद्दे आपको लगता है कि दूसरी पार्टियां किन मुद्दों पे लड़ रही हैं चुनाव? देखिए, मंडल और कमंडल का शोर बहुत होता है। अगर कहीं भी मंडल और कमंडल की बात होती है तो उसके अंदर लोगों को मजा ज्यादा आता है, उसके पर बात ज्यादा होती है, उस पर जो है चर्चाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को इंटरेस्ट करता है।
लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तो बेशक हमको बेरोजगारी भी दिखाई देती है, हमको कोरोना भी याद आता है, हमको जो है वो किसानों की भी जो हालत है उसको भी हम देखते हैं, हम जिस तरह से महंगाई बढ़ी लग रहा है लोगों को बीजेपी के जो नुकसान बताया जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अभी भी, क्योंकि आप लोग को पहले इतनी सीटें मिली थी कि अब वहां से कमी हो रही है, कोरोना है, बेरोजगारी है, उस दौरान कोविड के दौरान जो आरोप है मिसमैनेजमेंट का वो है, ये नाराजगी दिख रही है बीजेपी के लिए। देखिए वो नाराजगी भी और साथ ही साथ नहीं, जो महिला नगमा जी की बात की है, नगमा जी मुझे लगता है कि अगर 3-4-5% के आसपास अगर वोट कम हुआ है तो उसको जो है ये नहीं समझना चाहिए कि वो बीजेपी के खिलाफ है, कम हुआ या है मतदान बीजेपी के। आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट है वोट आपको, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कम हुए हैं वोट, पिछली बार आपको 58 में से 53 सीटें आई थी। अगर नहीं मतदान की एंटी इनकम्बेंसी उसको करार देना उचित नहीं रहेगा। कोरोना काल है, इस कोरोना काल के अलावा जो है बहुत सारी दुश्वारियां हैं, चुनाव आयोग के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस मैं आपसे वही पूछ रही हूँ, देश दुनिया में देश दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं नगमा जी, देश दुनिया के और जगह जहाँ चुनाव हुए, अमेरिका जैसे, साउथ कोरिया जैसे जगह पे भी वहाँ 10 से 15% मतदान कम हुए हैं। और आज जो मतदान आप देख रही हैं, लोकतंत्र की ये जो शान है आज का मतदान, इसको अगर कहीं क्रेडिट भी जाता है तो निश्चित रूप से सेंटर में जो मोदी सरकार है और राज्य में जो प्रदेश में योगी सरकार है, जिनके इंतजाम की वजह से इंटरनल असेसमेंट बीजेपी के वोट कम हुए हैं। मैं आपसे वो पूछ रही हूँ कि आप लोगों की अपनी क्या आपको लग रहा है, आप ये मान रहे हैं कि वोट कम हुए हैं बीजेपी के लिए भी? एक मिनट, छोटा सा एक ब्रेक ले लूं, मैं आपके पास लौट के आती हूँ इसी सवाल के साथ। हमारे साथ बने रहिए महेश जी। हम बात करें उत्तर प्रदेश चुनाव और पंजाब चुनाव की। हमारे साथ महेश वर्मा है, बीजेपी नेता, कुर्बान अली, वरिष्ठ पत्रकार और हिलाल अहमद। महेश वर्मा जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। ब्रेक के पहले हम आपसे पूछ रहे थे कि अब 3 फेजेस हो गए हैं वोटिंग के, तो क्या रिपोर्ट्स आपको मिल रही हैं? आपको लग रहा है कि अभी पूर्वांचल का इलाका बाकी है? प्रधानमंत्री ने आज फिर से बयान दिया है एक आवारा पशुओं को लेकर भी, और कहा जा रहा है कि मुद्दे बदल रहे हैं जैसे जैसे फेजेस जिन जगहों पे वोटिंग होनी है उस हिसाब से मुद्दों की बात हो रही है। तो अब आवारा पशुओं के लिए ठिकानों की बात भी सामने आई है बार बार। तो आप लोग के लिए क्या मुद्दे हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं आपको 3 फेजेस के बाद में? देखिए नगमा जी, सवाल है कि अगर हम काम किए होंगे तो निश्चित रूप से हमारी कोई भी आकलन या कोई भी अनुमान जो है वो हमें सपोर्ट करेगा, हर तरह से समर्थन करेगा। अब जैसे कुर्बान जी ने एक बात कही कि आप जाटलैंड कह लीजिए, कहीं यादव लैंड कह लीजिए, और ये कह के ये मान लीजिए कि बीजेपी वहां हार रही है, जबकि यहाँ 53 सीटों में आप 11 सीट पे भी जाट मतदाता जो है उस संख्या में नहीं है कि वो कहीं कोई चीज डिसाइड करे। इसी तरह से जो यादव लैंड आज कह के जिसको पुकारा गया, वहाँ दलित वोट सबसे ज्यादा है, वहाँ 11-12% के आसपास यादव है। तो इस तरह से बातों को रखना और अभी से ये तय कर देना कि बीजेपी के ये फेवर में पक्ष में जो है ये तीसरा। पंजाब में क्या है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐसे खबरें आ रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की हवा है और वो स्वीप कर रही है। देखिए, मैं नगमा जी पंजाब को चुनाव की दृष्टि से मैं ज्यादा उतना संवेदनशील नहीं मानता जितना कि वो हमारा एक सीमावर्ती क्षेत्र राज्य है, और वहाँ इस चुनाव के दौरान जिस तरह की बातों को सुनने और समझने का मौका मिला, और जो जिस तरह से अवसर लोगों ने दिया कि भाई वहाँ जो है आज जो आप मतदान देख रही हैं, ये जो चुनाव देख रही हैं, वो कभी बुलेट के साये में हुआ करती थी। आज वो बैलेट के साये पे अगर वो राज्य जो है कहीं फल फूल रहा है, तो उसको जिस तरह से आज तो जिस तरह के मुद्दे उठे हिलाल साहब, जिस तरह के मुद्दे उठे, चन्नी जो है वो वहां पे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनका चेहरा लेके कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, पर उन्होंने यूपी बिहार के बारे में जो कहा उसका असर आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश तक में पड़ेगा? और प्रधानमंत्री ने इस बात को बार बार उठाया भी है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने इस पर कुछ कहा नहीं। जब इस तरह के बयान आए, पंजाब में इस तरह की बातों का गलत असर पड़ रहा है, और कांग्रेस का आपको लग रहा है कि
जो भी होना था, लेकिन ये चीज लोगों को पसंद नहीं आई है। नगमा जी देखिए, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में लोग हैं वो समझते हैं कि किसी बात को किस टोन में कहा गया है। इतने वो ना समझ भी नहीं है कि अगर चन्नी जी जो है वो केजरीवाल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, केजरीवाल के लिए कह रहे हैं, उनके साथ आए हुए हजारों की तादाद में जो प्रवासी है उनके बारे में बोल रहे हैं, तो यूपी वाले उसको अपने ऊपर ले ले, एक बात। दूसरा ये है कि पंजाब में आप आज भी चले जाइए तो पंजाब में हमेशा यूपी वालों को भैया कह करके ही संबोधित किया गया है। उसको जो है ना यूपी वालों ने कभी बुरा माना है और ना ही ये किसी प्रकार का कोई अपशब्द के रूप में। अगर ऐसा होता, जो कहा चन्नी ने उसको बुरा मानने की बात नहीं थी, जिस टोन में उन्होंने कहा वो सही था। यूपी के लोगों ने उसको नोटिस भी नहीं लिया। अगर नोटिस लेना होता तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरह से राहुल जी को कह दिया भैया वाली बात कर रही है, तो उसके ऊपर तो और भी बड़ा नोटिस ले लिया होता और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो है उसका उत्तर प्रदेश में बुरा हाल हो गया होता। तो इस वजह से अगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने नोटिस लिया तो भारतीय जनता पार्टी का नोटिस लिया, जिसके ऊपर कि उन्होंने चुनाव में नहीं कहा था। उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर कमेंट के ऊपर ये कमेंट किया था कि भाइयों वाली बात कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत डेरोगेटरी था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया। पंजाब में कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स पे, वहां पे क्या आम आदमी पार्टी जो है वो स्वीप कर रही है, वोटिंग परसेंटेज जो है वो क्या बताते हैं, पिछली बार से कम हुए हैं। साथ साथ ये भी कि क्या यहाँ पे बीजेपी और अकाली का गठबंधन भी सामने आ सकता है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। ये तमाम चीजें इस दफा कहीं पे भी ऐसी नहीं नजर आ रही जहां बहुत साफ तौर पे कुछ कह सकें कि ये पार्टी हार रही है, ये पार्टी जीतेगी। तो अभी 3 फेजेस उत्तर प्रदेश में हुए हैं, पंजाब का चुनाव खत्म हुआ है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इस समय तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं और कयास लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है, ट्रेंड क्या है। एक ब्रेक ले रहे हैं इस टाइम। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अयोध्या में योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि एक अखबार ने उनका नाम बदलकर बाबा बुलडोजर रख दिया है। जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है, पत्रकार साथियों ये गलती मत करना, ये नाम मैंने नहीं रखा है।